गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स अगस्त 2024 का, जिसमें हमारे जो भी रेस्ट टॉपिक्स रह गए थे एनवायरनमेंट के, तो इसमें एनवायरनमेंट में जो टॉपिक्स हैं वो प्लस हमारे इसमें एमसीक्यूज़ भी आज कवर होंगे। तो ध्यान से समझना, फिर एमसीक्यूज़ को ट्राई करना। बच्चे कहते हैं पीडीएफ्स वगैरह। गाइस, मैंने ना टेलीग्राम का लिंक बना दिया है, आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक बार एक डाल दूँगी एक लिंक आपके लिए। उस लिंक को क्लिक करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पीएम पाठशाला के नाम से है। उस क्लिक करते ही जान लोगे तो वहीं पे ना आप सारी पीडीएफ्स वगैरह डाली जाएंगी। ये बच्चों का वो लगातार मेरे को रहता था कि मैम पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। तो सारी की सारी पीडीएफ्स कंपाइल करके वहीं पे डाल दी जाएंगी, तो यू कैन चेक द पीडीएफ फ्रॉम देयर। ठीक है, एमसीक्यूज़ के जो पीडीएफ्स आपको रहते हैं कि वो एक कंपाइल आपके पास रह जाए, वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो आपकी वो समस्या आप सॉल्व हो गई है। आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं उसका नाम है सी लेवल का राइज होना। देखो, सी लेवल राइज का मतलब समझते हो? सी लेवल ये आया ही क्यों, और वाई वी आर स्टडिंग सी लेवल राइज? क्योंकि देखो, बहुत ही ना मामला जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो सी लेवल राइज का मतलब है, सी लेवल राइज सिनेरियो या इनंडेशन जो मैप्स हैं सेलेक्टेड ना, कुछ इंडिया की कोस्टल सिटीज़ को उठाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मतलब जहाँ पर बहुत लेवल लग रहा है हमें कि यार ये तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली कगार पर आ रही हैं। तो ऐसी जगहों को ना हम जैसे बाढ़ जैसे हम ना मैप कर रहे हैं कहाँ पर कोस्टल सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको करने के लिए कौन कर रहा है? एक रिपोर्ट टाइटल की गई है जिसका नाम है, बेंगलुरु द्वारा की गई है, एक बेस ना थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये बेसिकली करी गई है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक सेंटर है फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, CSTEP, उसके द्वारा ये करा गया है। ठीक है, तो यानी कि सी लेवल का राइज सिनेरियो है, एक इनंडेशन मैप्स हैं कुछ सेलेक्टेड इंडियन कोस्टल सिटीज़ का, उसको उठा के ये स्टडी करी गई है। अब देखो, एज़ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो हमारा IPCC है, उसने भी बता दिया कि देखो, बहुत सतर्क हो जाने वाली बात है कि आप हैरान रह जाओगे कि 1901 से 2018 के बीच में जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। सी लेवल का बहुत ज़्यादा राइज होता जा रहा है। और IPCC ने तो प्रोजेक्ट करा है कि ग्लोबली आप अगर आप ये 2100 तक तो 1.6 मीटर तक ये सी लेवल राइज हो जाएगा। इतना ज़्यादा हाई इमिशन है क्योंकि तो देखो, अब हमें अपनी हर एक सिटी को बचाना है। आप जानते हो हमारा एक बहुत बड़ा आपके लिए मेरे से सवाल भी है, आपसे सवाल करती हूँ मैं कि टोटल हमारा कोस्टल एरिया आपको बताना है कि हमारा कितना टोटल कोस्टल एरिया इंडिया का है। ठीक है, अब सोचो इतना बड़ा, जब हमारा इतना किलोमीटर्स में हमारा सी लेवल पर हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोस्टल लेवल बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम सी लेवल राइज के बारे में। देखो, मैक्सिमम सी लेवल जो, अगर आप डिकेट्स को कंपेयर करो 1991 से 2020 तक, तो आपको दिखेगा कि यार मुंबई का स्टेशन है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सी लेवल का राइज हो रहा है। और 2040 तक बहुत सारे ऐसे बताए जा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ के लैंड सी लेवल राइज होने की वजह से सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। कौन कौन से हैं? मुंबई है, यनम है, थूथुकुडी है। तो 5 से 10% पणजी, चेन्नई, ये सब डूबने वाले हैं क्योंकि 2040 तक ये सारे, विशाखापट्टनम हो गया, हल्दी, उडुपी, पारादीप, ये सारे के सारे जो आपकी कोस्टल सिटीज़ हैं डूब जाएंगी क्योंकि वहाँ पर सी लेवल का राइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाय 2040 तक ये हो जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स होते हैं जो सी लेवल के राइज पर बात करते हैं? कह रहे जो फैक्टर्स है सी लेवल के राइज का, वो सबसे पहला है ओशन थर्मल एक्सपेंशन। यानी जो हमारे समंदर होते हैं वो 90% से भी ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन की वजह से। अब सोचो, जब ओशन इतना ज़्यादा हीट को अपने अंदर सिकुड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा, तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी का और बढ़ जाए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। इससे जो जुड़ी जुड़ी हमारी आइस हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, ग्लेशियर्स वाली शीट सारे, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का हाल देख लो आप। क्यों वो इतना ज़्यादा बुरा हाल में है? क्यों वहाँ की आइस मेल्ट होती जा रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है सी लेवल का राइज। और फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई इम्पैक्ट क्या पड़ता है सी लेवल के राइज पर? तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है सी लेवल के राइज पर इंक्रीज्ड कोस्टल इरोजन। कह रहा देखो, जैसे ही सी लेवल राइज हो जाता है
मोर फ्रिक्वेंट एंड एक्सट्रीम कोस्टल फ्लड्स आती हैं, स्टॉर्म्स आ जाती हैं, जिससे कोस्टल इरोजन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि 32% जो इंडिया का कोस्टल लाइन है वो वहाँ पर सी इरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सी इरोड होता जा रहा है, समंदर इरोड होता जा रहा है। अगर आप डेटा कंपेयर करते हो 1990 से 2018 का, तो ये साफ तौर पे बोला गया कि सबसे पहले तो देखो जितने भी आपके कोस्टल जगहें हैं वो सारी इरोड हो रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लड आएगा, इतनी ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगी तो क्या होगा। फिर कोस्टल जो है वो सारा का सारा बाढ़ से प्रभावित रहता है, इतना ज़्यादा बाढ़ है। लो लाइन कवर एरिया तो मतलब बिल्कुल आइलैंड वाइलैंड ख़त्म। फिर फ्रेश वाटर सेलिनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कह रहा देखो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, एक्यूफर्स हैं, रिवर डेल्टा हैं, ये सारे नमकीन हो जाते हैं। इतना ख़राब है सी लेवल का राइज होना। फिर कोस्टल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। कह रहे जितने भी लो लाइंग कोस्टल कम्युनिटी हैं वो बेचारी रिस्क में। आप ये सोचो, साउथ एशिया के अंदर पूरे 5 डिकेड का डेटा उठा के बताया जा रहा है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा कि 3.6 मिलियन लोग हैं जो साउथ एशिया से डिस्प्लेस हो गए। कह रहे देखो कितनी ख़राब बात है ये। फिर कह रहा कोस्टल हैबिटेट लॉस होना, यानी सी लेवल का राइज इतना डेंजरस है जिसकी वजह से मैनग्रोव, सॉल्ट मार्शेस, कोरल रीफ सारी खराब, थ्रेट बढ़ गया इन पर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का वल्नरेबिलिटी है। कह रहा जितना ज़्यादा वाटर का लेवल बढ़ेगा, फ्रिक्वेंट फ्लडिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप? कह रहे ये सारे के सारे सिटीज़ हैं, ये सिटीज़ का काउंट लिखा हुआ है, टीयर 1 सिटीज़ हैं, टीयर 2, हर तरह की सिटीज़ का बताया कि ये सारे खतरे की घंटी में है सिटीज़ है, कोस्टल सिटी सारी की सारी। अब ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जाएं जिसके द्वारा ये समस्या को दूर कर सकते हैं हम? तो उसके लिए कह रहा है सबसे पहला काम करो आप, प्रोटेक्ट करो। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करोगे? प्रोटेक्ट करो, कंट्रोल करो किस चीज़ को? जितने भी आपके कोस्टल इरोडेड स्टेट हैं इंडिया में, यह आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना है? जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने पब्लिश करी है, क्या रिपोर्ट पब्लिश करी है? उसने गाइडलाइंस दी है, उसने गाइडलाइंस दी है कि वो आपका कैसे कैसे सूटेबल ढंग से आप पूरे पूरे डिफरेंट जो स्ट्रेचेस हैं कोस्टल लाइंस के वो ठीक कर पाएँ। फिर सेकंड पैरामीटर है कि कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निकाला जा रहा है। कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि जो इंडिया का नेशनल सेंटर है फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसने पूरा एस्टिमेशन लगाया है। क्या बोला है कि देखो जी 7 कोस्टल पैरामीटर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कोस्टल एरिया कितना ज़्यादा वल्नरेबल है, कितने बुरे हाल में है। उसके लिए आप क्या करो, 7 कोस्टल पैरामीटर्स पर ध्यान दो। कह रहा क्या क्या? कह रहा शोर लाइन चेंज रेट देखो आप। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि कोस्टल लाइन का शोर रेट कितना चेंज रेट हो रहा है। उसके बाद सी लेवल का चेंज रेट देखो कितना है। फिर ये देखो कोस्टल एलिवेशन कितनी ज़्यादा है, कोस्टल स्लोप की प्रॉब्लम देखो, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी की दिक्कत देखो। अब इन सब से क्या हो रहा है, वेव हाइट, टाइडल रेंज, ये सारी की सारी दिक्कत में आ गई है। इसी को कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें एक बारी कि कैसे कैसे ये आपके सिटीज़ में काम करेंगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे पूछे, आपको भी पेपर में लिखने को आ जाए कि कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो याद रखना आप बताना जी 7 कोस्टल पैरामीटर्स पे काम शुरू कर दें। शोर लाइन का चेंज रेट वाली बात है और सी लेवल का चेंज रेट, ये सारे के सारे हम चेक करना शुरू कर दें। फिर एक होता है मामला नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड क्या करता है? कह रहा अंडर 15th फिनेंस कमीशन जो रिकवरी है, रिकन्स्ट्रक्शन विंडो है, 1,000 करोड़ रुपए मार्क किए इन्होंने। कहा है कि जो भी व्यक्ति रीसेटल हो रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि जब कोस्टल इरोजन इतना ज़्यादा हो गया है उनको वहाँ से हटना ही पड़ रहा है, तो कम से कम 1,000 करोड़ रुपए एनडीआरएफ के फंड में जो रखे हैं उससे उनको रीसेटल किया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए कि वो आराम से किसी और जगह पर रह पाए। ये बहुत ज़रूरी है। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 क्या कहती है? इसने नोटिफाई करा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा कि आप कंजर्व करो, कोस्टल स्ट्रेचेस को प्रोटेक्ट करो, मरीन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करो और लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए काम करो, जो भी फिशर है, जो भी लोकल कम्युनिटी है।
फिर यहाँ पर आता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मिष्टी जिसे हम कहते हैं। कह रहा है इस प्लान के द्वारा आपको 540 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप करना है मैनग्रोव फॉरेस्ट, 11 स्टेट्स के लिए, 2 यूटीज़ के लिए, ताकि ये अच्छे से काम कर पाए और आपका 5 साल का एक टाइम पीरियड पूरा फ्रेम हो जाए कि इनको कैसे बचाना है। फिर एक काम और करो, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करनी शुरू कर दो। जो भी टाइटली प्लांटेड रोज़ हैं ट्रीज़ के या आपके शोर लाइन प्ले हैं, उनको आप वहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए, उनका दूर करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है ना, रामानाथापुरा, ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, ये रामानाथापुरा। अब इसके द्वारा आपका क्या कोशिश चल रही है? कोशिश ये चल रही है कि किसी भी तरीके से ये आपका रुक जाए मामला, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर ये रुकेगा नहीं तो फिर कैसे आप बचा पाओगे। तो रामानाथापुरा याद रखना, कर्नाटका में एक जगह है जिसके द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे टाइट बेल्ट वगैरह लगा दें ताकि कोस्टल एरिया का इरोजन संभव ना हो, ठीक है। हसान डिस्ट्रिक्ट है रामनाथापुरा, वहीं पर आपका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट की जाए जिससे कि सी लेवल का राइज जो है वो अच्छे से हो पाए। अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी तो लाइन करना पड़ेगा कि सी लेवल राइज को रोकने के लिए ऐसा क्या क्या तरीका अपनाएं, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि सी लेवल के राइज से बड़ी समस्या है। तो उसके लिए पहला काम करो, आप फ्लड बैरियर्स को बिल्ड करो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्रोटेक्ट हो सके। पहला काम यही करना है, यानी इकोसिस्टम बेस्ड कोस्टल प्रोटेक्शन करना है। कह रहे जितने भी आपकी जो ओइस्टर बेड्स होती है ना, इसको लगा लो आप, इससे भी बहुत ज़्यादा आपका मामला जो है वो फिट होगा, ओइस्टर बेड्स का जो मामला है। अब ओइस्टर बेड्स क्या होती हैं? ओइस्टर बेड बेसिकली एक ऐसा प्लेस है सी बेड का जहाँ पर ओइस्टर जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, ठीक है। ओइस्टर जो आपका एक तरह का आप देख लो स्पीशी ही है बेसिकली ये, और ये आपको एक लोअर एनर्जी इन्वायरमेंट में मिलते हैं, अटलांटिक कोस्ट के द्वारा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक कोस्ट वोस्ट, वहाँ पर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो यानी ऐसा एरिया एट द बॉटम ऑफ द सी जहाँ पर ओइस्टर रहते हैं वहाँ पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैन मेड स्ट्रक्चर बनाने हैं, कुछ ऐसी सी वॉल्स बनानी है जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर ऐसा मेड हो या कंक्रीट हो, मैसनरी शीट पाइल से बना हो। और सी लेवल के राइज के लिए आप कंडक्ट करो स्टॉर्म सर्ज, एक मॉडल बना लो एक तरह का, ताकि इससे प्रोटेक्ट हो पाए, प्लेसमेंट हो पाए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर फ्लोटिंग सिटीज़ हैं, जो भी डेवलप करो इन सिटीज़ को मालदीव्स में, साउथ कोरियन में, ताकि ये फ्लड प्रूफ रह पाएँ, ये भी आपको करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट तैयार करना है, यानी कि लोगों की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, कोस्टल कम्युनिटीज़ की उनकी जो जीविका है उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखना है। और कोशिश करनी है कि पुश करना है क्लाइमेट एक्शन प्लान। बहुत सारी जो सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, जिनके पास कोई क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का कोई कुछ पता ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसी जगह पे जाकर आप उनको समझाओ, पुश करो कि कैसे कैसे यहाँ पर हम रोकथाम कर सकते हैं। इसीलिए तो मैपिंग की जा रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे रिवर लिंकिंग। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, वाई वी आर टॉकिंग, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूव करा है वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्या है ये? कह रहा है कि अगर हम इसकी न्यूज़ पे चलते हैं तो अंडर द प्रोजेक्ट जो पानी है वेन गंगा का, यानी घोसी खुर्द रिवर का, यानी गोदावरी बेसिन वाला, उसको रीडायरेक्ट किया जा रहा है तापी प्रोजेक्ट के लिए, जो नालगंगा पूर्णा तापी प्रोजेक्ट है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के लिए इस कैनाल को एक लिंक किया जा रहा है। और इसमें काम कर रही है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, डिटेल प्रोजेक्ट बना रही है। इसी के साथ सप्लीमेंट करके नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है। अब महाराष्ट्र के गवर्नर ने क्या करा है, अप्रूव करा है नर पर गिरना वैली इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। नर पर गिरना वैली जो है वो एक लिंक प्रोजेक्ट है, इंट्रा लिंक स्टेट लिंक प्रपोजल है महाराष्ट्र स्टेट का। इसका ये कर क्या रहे हैं, देखो आपको मैंने पहले ही बताया रिवर लिंकिंग से हम क्या करते हैं, सरप्लस रिवर के पानी को ड्रॉट वाले एरिया तक पहुंचाना, इसी को कहते हैं रिवर लिंकिंग बेसिकली। तो महाराष्ट्र गवर्नर ने इसको अप्रूव करा कि भाई ये इंट्रा स्टेट लिंक प्रपोजल है, जो भी सरप्लस पानी महाराष्ट्र के पोर्शन का है, जो वेस्ट फ्लोइंग वाली रिवर बेसिन है, अंबिका बेसिन वगैरह, उसको आप ईस्ट बेसिन पे छोड़ दो ताकि वहाँ पर भी पानी मौजूद हो जाए।
तो इंटरलिंकिंग का सीधा सीधा मामला होता है। जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी है, इसका काम यही है, डिफरेंट सरप्लस रिवर ऑफ द कंट्री को डेफिशिएंट, जहाँ पर पानी रिवर्स में बिल्कुल कम है, वहाँ से उनको कनेक्ट करना, यानी एक्सेस जो पानी है उसको डाइवर्ट करना वहाँ पर जहाँ पर बहुत डेफिशिएंसी है पानी की, डेफिशिएंट है वहाँ पानी। अब वेन गंगा नल गंगा रिवर आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है। वेन गंगा जो रिवर है, इसका सोर्स है महादेव हिल्स, मध्य प्रदेश। ये कहाँ मिलती है? रिवर आफ्टर, जब इसका कॉन्फ्लुएंस होता है ना, रिवर वारधा प्रणीता जिसको कहते हो, तो रिवर प्रणीता के 3 ब्रांचेस हैं, पेन गंगा, वारधा और वेन गंगा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है ये रिवर गोदावरी की। ये छत्तीसगढ़ से होती हुई मध्य प्रदेश होती हुई महाराष्ट्र तेलंगाना जाती हैं। फिर नल गंगा आपकी मेन लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर पूर्णा की। पूर्णा किसकी है? ट्रिब्यूटरी है तापी की, जो ज्वाइन करती है उसको लेफ्ट से। तो याद रखना, नल गंगा एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर पूर्णा की, और पूर्णा किसकी है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी तापी की। अब इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कब से ये मामले शुरू हुए, कब से हम ये सोच रहे हैं ऐसा करने की। तो देखो, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था जो कि प्रिपेयर किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको कहते हैं। अगस्त 1980 से ये शुरू हुआ। अब जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है या नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, इसने 30 ऐसे लिंक बनाए, आइडेंटिफाई करें। 16 आपके पेनिनसुला में है, 14 आपके हिमालयन में है, ताकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट का पता चलता रहे। तो 2021 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया केन बेतवा रिवर लिंक, जिसमें पहला हमारा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। अब इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा है इरिगेशन फैसिलिटी, यानी एज़ पर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान रिवर को अगर आप, रिवर प्रोजेक्ट्स को अगर आप इंटरलिंक कर देते हो, तो इससे 35 मिलियन हेक्टर इरिगेशन आपकी कंट्री का अच्छा हो जाएगा, और 10 मिलियन आपका ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होना यूज़ हो जाएगा। तो यानी देखो, 35 मिलियन में 25 मिलियन सरफेस वाटर आपका इंटरलिंक हुआ, वो बढ़ गया, और ग्राउंड वाटर बढ़ गया 10 मिलियन, तो उससे फ़ायदा हुआ आपके इरीगेशन को। दूसरा फ़ायदा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से ये होता है कि इससे आप हाइड्रो पावर जनरेशन भी कर सकते हो। वाटर सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो इससे क्या होगा, अगर आपका वाटर अवेलेबिलिटी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए रहेंगे, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कह रहा है एज़ पर नीति आयोग जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, इंडिया, आप हैरान हो जाओगे, इतना वर्स्ट वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है, हिस्ट्री में भी किया है। और ये कह रहा है 600 मिलियन पीपल आर फेसिंग हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। कह रहा है कैसे दूर करोगे फिर ये आप? तो इनलैंड वाटरवेज में जो आपके वंस कैनाल्स आर बिल्ड, देयर विल बी यूज एज वाटरवेज, नेविगेशन के लिए जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ड्रॉट को टैकल करने के लिए, फ्लड्स को टैकल करने के लिए। तो एज़ पर WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं 2022 के, क्योंकि डिज़ास्टर आ गया था बहुत ज़्यादा, तो इंडिया को लगा भाई कैसे ये मामला बनेगा, तो इसी के लिए काम ये। अब उसके बाद लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे चैलेंजेस कितने सारे हैं, तो ये भी हमें मामला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, ये भी ज़रूरत है चेक करने की कि हमारे पास इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को करने के क्या क्या चैलेंज मिलते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वाटर को इंटरलिंक या रिवर को इंटरलिंक करने का, स्टेट वाटर का डिस्प्यूट। यानी जब इंटरलिंकिंग रिवर की होती है, तो इससे ना बहुत सारे स्टेट्स में देखो कंसेंसस चाहिए होता है, इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट था तमिलनाडु का, कर्नाटका का, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, इतना आसान नहीं है। जब आप रिवर को इंटरलिंक करने बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए मॉनसून साइकिल देखनी पड़ेगी, बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के लोगों को। कह रहा देखो, केन जो हुआ था, यूनिक मेडिसिनल फ़िश होती थी वहाँ पर, जो कि बेतवा में नहीं पाई जाती थी। अब जब केन का पानी आप बेतवा में लेकर जाओगे, तो लोकल बायोडाइवर्सिटी जैसे मेडिसिनल फ़िश है उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहाँ की जो नेटिव फ़िश थी विद अननोन इम्पैक्ट बेचारी पे पड़ गए वो, तो ये भी बड़ा असर पड़ता है। फिर फॉरेस्ट का लॉस है, ये कह रहे हैं धौधम डैम जो है केतवा बेत रिवर लिंक का, इससे भी बहुत बड़ी बात है, इसमें भी 10% एक्सपेक्टेड है। टाइगर हैबिटेट, पन्ना टाइगर रिजर्व अंडर वाटर, कैसे उसको लाओगे? फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे बड़े से बड़े। टाइगर हैबिटेट, पन्ना टाइगर रिजर्व पे इतना असर पड़ गया था, धुआंधार डैम बनाया आपने, उससे देखो स्पीशी मरती है, वहाँ के लोगों पे कितना असर पड़ता है। फिर सोशल कॉज देखते हो, जो पोलावरम लिंक प्रोजेक्ट है, इंटरलिंक कराना अपने महानदी गोदावरी वगैरह को, उससे 1 लाख फैमिलीज़ पर असर पड़ा। 80% बेचारे ट्राइबल थे, कहाँ जाएं ऐसे लोग?
सोचो कितना बड़ा असर है, याद रखना ही सारे एग्जाम्पल्स। फिर बायलेटरल चैलेंज, पता है क्या है बायलेटरल चैलेंज का मतलब? है कि आप देखो, बायलेटरल का मतलब दो चीज़ों पे असर पड़ेगा। हिमालयन रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र आ रही हैं, उनके फ्लो को भी डिस्टर्ब करोगे आप, उनका मल्टीपल, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ है, वो भी चैलेंज हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ी गंदी है, कह रहा वेन गंगा नल गंगा रिवर का ये 87,342.86 करोड़ के अराउंड ये कॉस्ट लगती है, उसको कैसे करोगे फिर आप? तो जुडिशल प्रोनाउंसमेंट भी इससे रिलेटेड आई हैं, रिवर को इंटरलिंक के, नेटवर्किंग ऑफ रिवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि नीड क्या है इंटरलिंकिंग करने की, डायरेक्ट कैसे किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल कमेटी बिठाएं, क्या करें। तो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए इसीलिए एक स्पेशल कमेटी का भी गठन किया गया। देखो सरकार इसके लिए पूरी तरह सज्ज है, वो काम कर रही है। टास्क फोर्स हमने बैठाया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन प्लान से हम ये कर रहे हैं इंटरलिंकिंग का काम। स्पेशल क्या कमेटीज़ भी हैं, बिल्कुल 2014 में आई 3 सब कमेटीज़ हैं। सब कमेटी 1 में काम है इवेलुएट करना वेरियस स्टडीज़ को, रिपोर्ट्स को। सेकंड जो कमेटी है वो आइडेंटिफाई करेगी कि कैसे ऑल्टरनेटिव प्लान्स लाए जाएं, कैसे NWDA यानी जो आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान को जो पूरा काउंटर कर रहा है उसको ध्यान में रख के। फिर ग्रुप इसके ऐसे इंट्रा कुछ ऐसे ऐसे क्रिएटेड है जिससे कि रिव्यू भी होता रहे। देखो खाली इतने से काम नहीं चलेगा कि आपका रिव्यू नहीं हुआ और हो गया काम, रिव्यू करना तो और ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं इनको कहा जाता है रिव्यू वगैरह करने के लिए। फिर जो नेशनल बैंक है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, इसकी फंडिंग से हम क्या कर लेंगे, हम प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है उसके हम लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड रेज करके उससे बेनिफिट कराएंगे। तो कंक्लूडिंग लाइन में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हमारा बहुत रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। इससे एग्रीकल्चर भी बूस्ट होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा ये। इससे वाटर की स्कार्सिटी खत्म होगी, रिसोर्स का एलोकेशन सही ढंग से होगा। पर हमें ध्यान रखना है सस्टेनेबल तरीके से हम करें, और यही हमारे न्यू इंडिया का सपना भी है। अब नेशनल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आज तक हमारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए हैं ये आपको ज़रूर याद रखना है, आपको एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही ऐसा नहीं खाली हिमालयन रिवर्स हुई है, पेनिनसुलर रिवर लिंकिंग भी हुई है। इसका न्यूज़ इन शॉर्ट में हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्लान था डैट इज़ हमारा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी तक हमने NAPCC पढ़ा हुआ है ना, अब हम पढ़ेंगे स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या प्लान है? देखो एक्चुअली ये आया ही क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने करा, जो ओरिजिनली अडॉप्ट करा 2019 में। और दिल्ली का जो एक्शन प्लान है उसको ना बेसिकली हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा परेशानी इस वजह से है क्योंकि देखो 3 करोड़ की जनता को संभालना है ना, जो कि बहुत ही छोटा सा तो दिल्ली है। अब उसमें इतना एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं, हीट वेव्स इतनी कब ज़बरदस्त चल रही हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है ना। गर्मियों में आपने देखा, बरसात में इस बार इतनी बरसात कि आप पूछ नहीं सकते। दिल्ली की सितंबर का आप एयर क्वालिटी ढूंढो, अभी एयर क्वालिटी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। उसका कारण सबसे ज़्यादा यही है कि भाई इस बारी खूब बारिश हुई है। ठंड में हम बहुत देख रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। उसी को देखते हुए स्टेट यूनियन टेरिटरी है, बट लगा कि यहाँ पर भी एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। अब SAPCC क्या होता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस प्लान है, वो हम ध्यान से देखते हैं। देखो SAPCC बेसिकली स्टेट यूटी है, जो एक रिस्पेक्टिव SAPCC का प्लान बनाया गया है ताकि हम स्टेट स्पेसिफिक जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और उनको कैसे डील करना है, कौन कौन से ऐसे मिटिगेशन मेजर्स लेने हैं, क्या चीज़ें अडाप्ट करनी है ताकि वो सुधार हो, उस पर ये मामला चल रहा है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, क्यों ज़रूरी है किसी एक स्टेट को एक्शन प्लान तैयार करना क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से दूर रहने के लिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है इनेबलिंग ए जस्ट ट्रांजिशन। यानी एग्जांपल के तौर पे स्वनिधि एक इनिशिएटिव झारखंड में हुआ, तो वो इसीलिए चलाया गया था ताकि हमारी जो ये समस्या हो जाती है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, इसको दूर करने के लिए। अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि जस्ट ट्रांजिशन जो शब्द है ये क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है सस्टेनेबल इकॉनमी करना, मैंने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, यानी कि ग्रीन इकॉनमी बेनिफिट लेना, जो भी अपनी इकॉनमी को खो देते हैं उनको सपोर्ट करना, ठीक है, यानी वर्कर्स को सपोर्ट करना, वहाँ की कम्युनिटी को सपोर्ट करना, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना। ये सारा का सारा जो मामला है वो क्या है, जस्ट ट्रांजिशन का। जैसे स्वनिधि जो इसकी स्कीम थी ना, ये आप ध्यान रखना आपके पेपर में भी आ सकता है, जो स्वनिधि स्कीम है झारखंड की वो क्या थी। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था स्वनिधि स्कीम के द्वारा
जो कि आपका मामला ठीक रहे और आप अल्टीमेटली जस्ट ट्रांजिशन की तरफ बढ़ पाओ। तो सुनीति ने ये करा था सर्वे ऑफ आपका जितना भी ये है ना स्कीम के द्वारा, ताकि जस्ट ट्रांजिशन को ठीक करने के लिए ही बेसिकली इसी के लिए किया गया है मामला। तो याद रखना है आपने, स्वनिधि स्कीम कहाँ चलाई गई थी? झारखंड में चलाई गई थी, जो भी 12 उनके अफेक्टेड रीजन्स है ना, ताकि वहाँ पर आराम से ग्रीन इकॉनमी को इस्टेब्लिश किया जा सके, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सके, जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के उस पर हो। ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पर मामला था इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एक्शन इनटू डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है। जैसे केरला में एक प्रोजेक्ट आया मिननगढ़ी, यानी हम चाहते हैं कि हम ना डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करें कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबको डेवलपमेंट मिले। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कराने के लिए, स्पेसिफिकली जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, मैनग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर चलाया गया था। तो देखो यानी कि स्टेट स्पेसिफिक, देखो बात समझते हो ना, अब हर स्टेट की जगह अलग है, जोग्राफिकली वो अलग है, वहाँ के इश्यूज़ भी अलग होंगे। तो स्टेट स्पेसिफिक चीज़ों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, स्पेसिफिकली इकोलॉजिकल समस्या, सोशल समस्या, इकोनॉमिक समस्या हर स्टेट की अलग है, उसको दूर करने के लिए ही SAPCC NAPCC के इनलाइन भी बनाया गया है। जो नेशनल एक्शन प्लान था आपका क्लाइमेट चेंज का, ये 2008 में ये रिलीज़ हुआ। इसमें बेसिकली नेशनल स्ट्रैटेजी है कि कैसे इंडिया के क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना है। 8 नेशनल मिशंस हैं जिस पे NAPCC काम करेगा। इसकी जो फंडिंग है वो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान स्कीम के तहत आएगी। इसमें 34 स्टेट्स हैं, उनको इसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब ना इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है SAPCC को, तो क्या समस्या आ रही है? क्या ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लीडरशिप की दिक्कत है, पॉलिटिकल विल। अभी पॉलिटिकली इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट अडॉप्ट करके कि क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को दूर करो, टॉप डाउन अप्रोच को भी अपनाया नहीं जा रहा है, और क्लियर एक्शन कोई प्लान नहीं है। तो प्लान ही नहीं होगा तो आप उस पर काम कैसे करोगे? फिर रिसोर्सेज की बड़ी भारी समस्या है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनेंस है वो अपने पोडिशनल जितने भी आपकी एडिशनल कॉस्ट अडेप्टेशन की है उसको दूर करें। नॉमिनेटिंग नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के, ताकि वो क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को दूर कर पाएँ। और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि हम रेगुलर अपडेट कर पाएँ प्लान का। ठीक है। और उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉर्ट्स का, वो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स है, सबसे बड़ी बात है ये क्या है, कैसा है, समझ लो। कह रहा है ये सबसे पहले हमारा उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बन गया है, पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को लॉन्च किया है। ये करता क्या है इस इंडेक्स में? देखो कोई भी इंडेक्स जो होता है वो किसी ना किसी काम से होगा, ऐसे तो नहीं बनाया गया होगा। तो ये एक तरीका है जिससे ना हम ना कितना इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इवैल्यूएशन होगा कि कितना यहाँ इंसानों द्वारा छेड़खानी की गई है। अब इसके पिलर क्या क्या हैं? एयर, सॉइल, ट्री, वाटर, 4 इसके पिलर हैं, इसको चेक किया जाएगा। इसके इंडेक्स को निकालने के लिए एयर को GEP इंडेक्स से माइनस, फिर प्लस, वाटर प्लस, ऐसे इसका ये फॉर्मूला है। अब इससे होगा क्या? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किसी नेचुरल रिसोर्स में, किसी इकोसिस्टम में एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब ये होता है इंसान द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है और इन्वायरमेंट कितना उसको ठीक कर पा रहा है और कितना वहाँ पर क्वांटिफाई करेगा कि कंट्रीब्यूशन इकोसिस्टम का इकोनॉमी और ओवरऑल वेलफेयर पे कितना हो रहा है। इंडेक्स का तो काम ही यही है ना, कंपेयर करना डेटा को, वो करेगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक रिलीज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। ये हाईलाइट करता है कि जो क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया क्लाइमेट चेंज ने, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर है, इसने स्कूलिंग को रोक दिया, इसने इतने लॉस करा दिए, कुछ बच्चे बेचारे ड्रॉप आउट करके बैठे हैं। तो कह रहा है यार तो बहुत ही ज़बरदस्त मामला है, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो इतना ज़बरदस्त है। याद रखना इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है देखो क्लाइमेट चेंज इतना भयंकर रोग है जो अल्टीमेटली एजुकेशन सेक्टर को इतना ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट कर रहा है। कह रहा है कैसे? कह रहा है इसका इम्पैक्ट देखो आप। कह रहा है एजुकेशन को ना हम हमेशा ओवरलुक कर देते हैं, क्लाइमेट पॉलिसी एजेंडा में डालते ही नहीं है। आप मानोगे नहीं, एजुकेशन 1.3% लेस क्लाइमेट असिस्टेंस वहाँ पर दिया ही नहीं है मामला। कुछ नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन प्लान में कुछ है ही नहीं।
स्कूल क्लोजर कह रहा, देखो आप देखो 2005 से 2024 का डेटा लाया हूँ, स्कूल क्लोज हो गए थे एटलीस्ट 75% एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से। 5 मिलियन बच्चे अफेक्टेड हैं इससे। 99% जो बच्चे हैं वर्ल्ड में आर एक्सपोज टू एटलीस्ट वन मेजर क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल हैजार्ड से बेचारे जूझ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, देखो कितना शॉक लगने वाली बात है ये कि 75% एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से एक तो स्कूल बंद रहे हैं, 5 मिलियन बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। 99% जो बच्चे हैं वर्ल्ड के, उसमें से हर एटलीस्ट एक मेजर क्लाइमेट इन्वायरमेंटल से बच्चा एक्सपोज हो रखा है। फिर कह रहा है टेम्परेचर का नेगेटिवली इम्पैक्ट करना लर्निंग आउटकम्स में। कह रहा है आप यकीन मानो 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ता है ना टेम्परेचर, आप मानोगे उसका इतना गंदा असर आपके टेस्ट स्कोर्स में पड़ता है। कह रहा है जो बच्चा ब्राज़ीलियन म्यूनिसिपैलिटी में इतना हॉटेस्ट है वहाँ पर कि 10% तो उसका वहाँ पर वैसे ही लॉस हो जाता है, फिर 1% उसका लर्निंग पर ईयर ख़त्म हो ही रहा है। हीट एक्सपोजर से बच्चों का इतना नुकसान हो रहा है। फिर कह रहा है खाने को नहीं मिलता, फूड इनसिक्योरिटी है, बच्चे इसीलिए स्कूल में इनरोल नहीं करते हैं। 170 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे भूखे रह गए। और कह रहे हैं रिस्क में 2080 तक तो पता नहीं क्या ही होगा बच्चों की, पता नहीं वो आगे पढ़ भी पाएंगे, उनका आगे विकास हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। कह रहा है डिस्प्रपोर्शनेट हार्म होता है। कह रहा कैसे, कह रहा 4 मिलियन लड़कियाँ हैं बेचारी लो मिडिल इनकम कंट्रीज से, वो अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रही। इतना ज़बरदस्त असर करता है ये क्लाइमेट चेंज। तो कह रहा है कि ऐसी क्या अप्रोच करी जाए। देखो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सभी वर्ल्ड के लिए, यूनिवर्स के लिए, पूरा हमारे लिए एक सवाल है ये पूरे ग्लोबली कि ऐसे क्या किया जाए कि एजुकेशन सिस्टम पर क्लाइमेट चेंज का असर कम हो। तो कह रहा है देखो इंडोनेशिया में एक बड़ा अच्छा काम किया गया था एजुकेशन मैनेजमेंट फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया था, एक ऐप पर ही बना दिया था जिससे बच्चों को, स्टाफ को पता हो कि हाँ भाई कैसे इसको डील करना है। फिर कह रहा है रवांडा में भी प्रोजेक्ट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, वहाँ पर भी बनाया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे ना मतलब स्कूलों में क्या करते हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं जिससे पता चल जाता है फ्लड को कैसे डील करना है, लैंडस्लाइड वगैरह को। फिर ऐसे ही ग्रीन इकॉनमी स्ट्रेटजी वाला एक केनिया का प्लान है। ऐसे ही एक बैक टू स्कूल कैंपेन है घाना का, इसमें 100% री इनरोलमेंट हुई है आफ्टर कोविड-19। क्यों? क्योंकि घाना वालों ने क्या करा था, क्लाइमेट शॉक्स को रोकने के लिए कीप स्कूल्स ओपन एज मच एज पॉसिबल। तो ये भी काम करने जा सकते हैं। देखो हर चीज़ का इलाज है, हमारे पॉलिटिकल विल चाहिए जिससे हम आगे आकर अपने काम को करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लाइमेट फिनेंस एक्शन फंड क्या होता है, ये क्या है। देखो ये अज़रबैजान कंट्री है, आपको पता ही है। अब आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि अज़रबैजान जो कंट्री है वो उसके बॉर्डर करने वाले आसपास की कंट्री के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। अज़रबैजान ने ये फ़ंड लॉन्च करा क्योंकि COP29 में इनिशिएटिव था UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के तहत, तो इन्होंने करा। अज़रबैजान का ध्यान रखना एक बात, अज़रबैजान की जो कैपिटल है ना वो है बाकू। फ़ंड ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जा सके और जितनी भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, या कोई भी जो नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस करने के लिए करा गया है। अब क्लाइमेट फिनेंस एक्शन जो फंड है इसमें आपको ना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा फॉसिल फ्यूल से, जैसे कोई प्रोड्यूसिंग कंट्री है या कोई ऐसी कंपनी है जो ऑयल गैस कोल का इस्तेमाल कर रही है, ऐसी कंट्री को कैपिटलाइज करने का काम इसी फंड द्वारा किया जाएगा। ये कब ऑपरेशनल है? एट द कंक्लूजन ऑफ इनिशियल फंड रेजिंग। $1 बिलियन जैसे ही हो जाएगा, राउंड ख़त्म होगा, वैसे ही ऑपरेशनल हो जाएगा। तो 10 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं, विल कमिट एज शेयर होल्डर्स की तरह काम करेंगी वो और इस पर काम करके निकालेंगी। तो देखो उन्होंने अज़रबैजान ऐसी कंट्री निकल कर आई जो ये काम कर रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है EU नेचर रिस्टोरेशन लॉ। ये फोर्स में आया तो न्यूज़ में भी आ गया। कह रहा है EU ऐसी पहली कंट्री कॉन्टिनेंट है, EU फर्स्ट कॉन्टिनेंट वाइड लेजिस्लेशन जहाँ नेचर रिस्टोरेशन की बात चल रही है। कह रहे 20% जो डिग्रेड हो चुका है इकोसिस्टम, जो बेकार हो चुका है, बाय 2030 जो बेकार इवन जो हो भी जाएगा उसको 2000 बाय 2050 उसको रिस्टोरेशन की बात चल रही है। मेंबर स्टेट इसके लिए एक नेचुरल रिस्टोरेशन प्लान बना रहे हैं जो कि 1 सितंबर 2026 तक प्रिपेयर होगा और प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है इसको कि भाई इसमें नेचर 2000 करके एक नेचुरा करके इसमें प्रिजर्वेशन लेकर आ रहा है। लीगली बाइंडिंग है, इसमें 2030 तक पूरी संभावना है, पूरी कोशिश है कि 30% टेरेस्ट्रियल कोस्टल फ्रेश वाटर को बचाया जा सके।
25,000 किलोमीटर की जो रिवर्स हैं उनको रिस्टोर करना है। प्लांट 3 बिलियन एडिशनल ट्रीज़ लगाने का भी है बाय 2030। ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन। अब एक्सपर्ट ने बोला कि भाई रिकॉग्नाइज करो एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को एज अ न्यू प्लानिटरी बाउंड्री। क्या होता है ये एडी? सबसे पहले तो यही समझना चाहिए ना, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन क्या होता है और इसके डिक्लाइन होने से क्या असर पड़ेगा। अगर आपको पता है एक्वेटिक डीऑक्सीजनाइजेशन अगर हो जाएगा, बात तो देखो आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, साफ साफ शब्द है कि ऑक्सीजन का लेवल का कम होना। क्या होना? ऑक्सीजन लेवल का कम होना। कहाँ से कम होना? वाटर बॉडीज़। कौन कौन सी? रिवर, लेक्स। अब अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन देखो ग्रेटर देन ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट होती है, तो आप समझ जाना ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने से, वेंटिलेशन के कम होने से, रेस्पिरेशन के बढ़ने की वजह से हो रहा है। अब अगर ये होगा तो ऑक्सीजन का कंटेंट ओशनिक कोस्टल वाटर में से कम होता चला जाएगा। कह रहा है इसका स्टेटस भी जान लो। 2% ऑक्सीजन का जो कंटेंट है ओशन में वो ख़त्म हुआ है सिंस 1960। 500 ऑक्सीजन जो साइट्स हैं, लो ऑक्सीजन साइट है कोस्टल वाटर में, लेक रिजर्वायर में बहुत ऑक्सीजन कम होती जा रही है। कह रहा जानते हो इसका रीज़न क्या है? कह रहा सबसे बड़ा रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर का जो बढ़ जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया, ऑक्सीजन वो बचती ही नहीं है। कह रहा इसी में कॉन्सेप्ट आता है यूट्रोफिकेशन का, एक न्यूट्रिएंट जो आपका ओवर इनरिचमेंट होती है एंथ्रोपोजेनिक के फैक्टर्स की वजह से, उसके एल्गल बूम हो रहा है। एल्गल ब्लूम्स का मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ, आपको मैंने कई बार बताया एल्गल ब्लूम्स का मतलब, आप मुझे बताओ क्या होता है। इससे इतना ज़्यादा यूट्रोफिकेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ना एग्रीकल्चर कर पाओगे, ना स्पीशी जिंदा रहेंगे, और इकोसिस्टम पे पता है इसका कितना गंदा असर है। डेड जोन बन जाएंगे, ओशन हाइपोक्सिया इफेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन ही जब नहीं बचेगी तो क्या होगा बताओ आप। तो जब ऑक्सीजन के तहत ही तो कोई जीवित रहता है ना, जब आपने छोड़ा ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो ओशन हाइपोक्सिया जो इफेक्ट होता है, इसका मतलब ही होता है, हाइपोक्सिया का मतलब है लो ऑक्सीजन लेवल का होना, डेड जोन क्रिएट हो जाना। है ही नहीं, ऑक्सीजन का लेवल ही नहीं है, जहाँ लाइफ ही नहीं है, मरीन लाइफ सारी ख़त्म, फ़िश मर जाती हैं, फ़िश को शॉक लग जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। स्टॉक फिश का ख़त्म हो जाना, कह रहा हैबिटेट कंप्रेस होता चला जाएगा। अफेक्ट क्या पड़ेगा? अर्थ का क्लाइमेट, उसके ऊपर बड़ा गंदा असर पड़ेगा। मरीन फूड वेब जो होगा वो चेंज होता चला जाएगा। कह रहा है ऐसे ही जो प्लानिटरी बाउंड्रीज़ है ना, ये आपका इम्पैक्ट बताते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। 9 रिकॉग्नाइज प्लानिटरी बाउंड्रीज़ हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ओशन एसिडिफिकेशन है, ये सारी चीज़। अब ऐसे ही आपको जान के बड़ी खुशी हो रही होगी, इंडिया के 3 मोर वेटलैंड्स को ऐड किया गया है रामसर साइट्स लिस्ट में। अब आपको पता होना चाहिए वेटलैंड क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड से क्या होगा। देखो कोई भी एरिया ऑफ लैंड जो कि पानी से सैचुरेटेड है वो वेटलैंड है। वेटलैंड होने के लिए एटलीस्ट 1 of 9 क्राइटेरिया फुलफ़िल होने चाहिए। रेगुलरली 20,000 या उससे मोर वाटर बर्ड वहाँ आनी चाहिए, उसी को कहते हैं। फ़िलहाल इंडिया में रामसर साइट 85 है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। अब समझ लो वो 3 रामसर साइट्स कौन सी हैं। पहली है तमिलनाडु में ही नंजरयान बर्ड सेंचुरी। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है। डिपेंड कौन हैवी वाटर रेन पे करती है ये, और यहाँ काफ़ी सारी फीडिंग नेस्टिंग हैबिटेट आते हैं। एक ऐसे ही कज्जूवेली बर्ड सेंचुरी है, ब्रैकिश शेलो लेक है इसमें, ये बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वगैरह ये सब माइग्रेटरी स्पीशीज़ आते हैं। ऐसे ही तवा रिजर्वायर है, ये मध्य प्रदेश में, याद रखो 2 ऊपर वाली जो हमने करी काजूवेली और नंजराना, ये तमिलनाडु की थी। तवा रिजर्वायर जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये आपके बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतपुरा नेशनल पार्क के बॉर्डर पर पड़ता है। मतलब आप समझ लो सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर ये स्थित है। रिवर तवा और देनवा रिवर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव रिपोर्ट है 2024 की, पहली बात तो निकालता कौन है? निकालता है ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस। इसने रिपोर्ट रिलीज़ करी, और याद रखो हर साल 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मैनग्रोव डे सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखना इस बात का। साउथ ईस्ट एशिया में 1/3 ग्लोबली मैनग्रोव है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में 21% वर्ल्ड का मैनग्रोव्स है, उसके बाद वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में,
हाफ ऑफ द मैनग्रोव आज की डेट में थ्रेटेंड है, इसीलिए दिखाया जा रहा है। कह रहा है लक्षद्वीप आर्कीपिलागो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। मैनग्रोव लॉस क्यों हो रहा है? कह रहा है क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, अभी मैंने आपको पढ़ाया। फिर इंडस्ट्रियल श्रिम्प जो एक्वा कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है। ऑयल पाम प्लांटेशन के चक्कर में, राइस कल्टीवेशन के चक्कर में पानी का इतना लॉस हो रहा है 43%। कह रहा है इसीलिए ये समस्या में। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं मिथनोट्रॉफ्स क्या होता है। कह रहा है आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इंडिया का पहला कल्चर जो इंडिजिनियस है, उसने मिथनोट्रॉफ्स, इसको नाम रखा गया मिथाइन लोक्यूक्यूमिस। ये मिथेन ईटिंग कुकुम्बर होता है ये बेसिकली। इसमें बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीडाइज करेगा मिथेन को, बिल्डअप करेगा बायोमास। ये रहता कहाँ है? वेटलैंड में रहता है, राइस फील्ड में, पॉन्ड्स वगैरह में रहता है। इसको क्या है, इन बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है मिथेन प्रोड्यूस करने में। जब भी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ना मिट्टी के अंदर, उसको और ऑक्सीडाइज करने के लिए एटमॉस्फेरिक मिथेन का भी लगा सकते हो आप। और फिर इसी में बेसिकली देखो अल्टीमेटली ये काम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। कैसे करा जा रहा है? मिथेन के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करके मिट्टी और एटमॉस्फेयर से। ध्यान रखना, इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो नेचुरल मिथेन मिटिगेटिंग एजेंट है, इसीलिए इसको मिथनोट्रॉफ्स बोला जा रहा है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सिरोपेजिया शिवरेयाना। नया फ्लावरिंग प्लांट है फ्रॉम सिरोपेजिया जीनस। इसको डिस्कवर किया गया विशालगढ़ एरिया ऑफ कोल्हापुर। प्लांट का नाम कैसे पड़ा? छत्रपति शिवाजी के महाराज के उस पर रखा गया है, कृपो में। रेयर एंडेमिक प्लांट है, यूनिक है, ट्यूबुलर फ्लावर है, बहुत मोथ्स को अट्रैक्ट करता है। कहाँ रहता है? रॉकी प्लेसेस पे रहता है, मिट्टी में वगैरह में सर्वाइव करता है। सिमिलरली जो आपके हैं यहाँ पर आगे, इसमें हैबिटेट लॉस का बहुत समस्या है। ये आपकी जो होकर होती है ना उसी स्पीशी की तरह दिखता है। क्लाइंबिंग हैबिट इसके अंदर बहुत अलग होती है अगर आप इसको डिस्कवर करते हो होकर वाला से। नील कुरिंजी अगेन न्यूज़ में आया है, बहुत पहले भी आया है। ध्यान रखना नील कुरिंजी बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशी होती है। IUCN की जो ऑफिशियल रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशीज़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अंडर वल्नरेबल कैटेगरी थ्रेटेंड स्पीशीज़ है ये। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है स्ट्रोबिलेंथिस कुंथिनिया। ये श्रब नोन फॉर मैसिव ब्लूमिंग आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में ब्लूम करती है। सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड होता है इसकी बिफोर डेथ। शोला ग्रासलैंड, वेस्ट घास में, नीलगिरी में, मुन्नार हिल्स में यहाँ मिलती है। नेम नीलगिरी क्यों पड़ा इसका? ब्लू माउंटेन्स की वजह से, क्योंकि उसका कलर उसी वजह से आता है। इसको पता है दिक्कत कहाँ से है, थ्रेट कहाँ से होता है? अर्बनाइजेशन हो जाए, टी एंड सॉफ्टवुड प्लांटेशन की वजह से, यूकलिप्टस की वजह से ये इन्वेड कर देते हैं क्योंकि ये सारी स्पीशीज़। तो याद रखना नील कुरिंजी थ्रेटेंड जो स्पीशीज़ है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है। अब हम चलते हैं एशियन डिज़ास्टर प्रिपरेडनेस सेंटर के बारे में। ADPC क्या है? देखो इंडिया ने चेयर कर रहा है, इंडिया ऑन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर द ईयर 2024-25। ADPC एशियन डिज़ास्टर प्रिपरेडनेस जो सेंटर है वो ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेट करती है। इंडिया और जितने भी उसके 8 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ADPC के। तो याद रखना इंडिया और 8 ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने बनाया है, ठीक है। चेयर अभी करेगा 2024-25 में फ्रॉम पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ दिस चाइना की तरफ से। और उसके बाद इसमें 1986 में आया था। रीजनल डिज़ास्टर प्रिपरेडनेस सेंटर है इसका, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। आगे हम चलते हैं इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइंस अपडेट्स। तो 2 डिकेड्स के बाद फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस गाइडलाइन को बनाया है। किस द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है? ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब द्वारा, FAO और UNEP द्वारा। अब इसमें की प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहला इकोनॉमिक देखोगे तो ये मैक्सिमाइज़ करता है बेनिफिट, वाइल्ड फायर लॉसेस ये मिनिमाइज़ करता है। इन्वायरमेंटल क्या है इसका? इंटरेक्शन, क्लाइमेट चेंज, वेजिटेशन, फायर रेजाइम्स, इसका काम करता है। सभी स्टेक होल्डर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ह्यूमन हेल्थ पर देखोगे तो इसका असर ये पड़ता है, अगर अर्ली डिटेक्शन वगैरह हो जाएगा तो हेल्थ इम्पैक्ट से बच जाएगा। तो की जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली आपके इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट की वो यही है कि देखो जी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर जो फायर है ना वो सारी चीज़ों को आप पहले से ही प्लान आउट कर लो, उसी हिसाब से सारे इक्विपमेंट वगैरह ले आओ। एक प्लान्ड फायर हो, वाइल्ड फायर प्रिवेंशन एंड
ये सारी चीज़ें बड़ा आराम से डिफाइंड हो जाए। फायर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने हैं आपने, है ना, यानी कि डेवलप करने हैं ऐसे प्रोग्राम्स इसमें कल्चरल सोशल नॉर्म्स, यूज़ ऑफ फायर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रेडिशनल पर्पसेस के लिए एक ऐसा काम हो पाए जिससे कि ना हर तरह के सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स की भी रिस्पेक्ट करते हुए करना है आपने। नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है, साइंटिस्ट वगैरह को बुला लो, आसपास के लोग जो आम होते हैं लोकल एक्सपर्ट्स के साथ मिल के तैयारी करो आप, क्योंकि देखो वाइल्ड फायर एक बाहरी समस्या है। आप समझो वाइल्ड फायर की वजह से जो एनुअल बर्न एरिया है वो कितना ज़्यादा है, 340 से 370 मिलियन हेक्टर अर्थ का सरफेस ख़राब हो रहा है। और एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ फायर बढ़ती जाएंगी अबाउट 50% बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। क्या करोगे फिर आप? इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, उसकी वजह से हो रहा है, हॉटर ड्रायर रहता है, लॉन्गर फायर सीजन्स है। अब कॉन्सिक्वेंस के इतने गंदे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ख़त्म कर देता है, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा देता है, ये थ्रेटन लाइवलीहुड्स, किसी का आपका सोचो आप किसी की जीविका ही छीन जाती है। तो इतना गंदे असर को दूर करने के लिए आपको इसके लिए प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है SOP फॉर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया है। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ आपका जो पोर्ट एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज वाली है, इसी ने चलाया है। ये चाहती क्या है कि बेसिकली आप ना ट्रांजिशन हो कन्वेंशनल फ्यूल से, अब हम ग्रीनर फ्यूल्स की तरफ बढ़ें। तो जो आपका GTTP है यानी ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, ये की इनिशिएटिव है 2023 में लिया गया पंचकर्मा संकल्प द्वारा, ताकि हम फेज आउट कर दें कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर को। पंचकर्मा संकल्प क्या है, इसमें 5 मेजर अनाउंसमेंट की गई है। अब ग्रीन शिपिंग जो होती है वो क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या है? ग्रीन शिपिंग का मतलब है जो शिपिंग सेक्टर है वो नियरली 3% वर्ल्ड का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन निकालता है। इंडिया के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो था मैरीटाइम कंट्रीब्यूट 1% ऑफ ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इतना ज़्यादा सोचो आप ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता था। अब चैलेंजेस क्या हैं डीकार्बनाइज ऑफ शिपिंग को क्यों हम कर रहे हैं, हम शिपिंग को क्यों डीकार्बनाइज करने की बातें कर रहे हैं? तो इसका सबसे पहला है हाई डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम क्यों शिपिंग को कर रहे हैं, डीकार्बनाइज करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शिपिंग सेक्टर में हम एनर्जी डिमांड को फुलफ़िल 99% हम फॉसिल फ्यूल से करते हैं, कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा ट्रांजिशन जो कॉस्ट है इससे बहुत ज़्यादा आ रही है। और फिर इससे क्या होता है, इससे आपका इनएफिशिएंट प्लानिंग वगैरह होती है, तो रेगुलेशन नहीं है इंटरनेशनल वाटर्स में। तो कह रहा है आपको बहुत ज़्यादा जल्दी में और बहुत टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ कह रहा ग्लोबली देखो रिवाइज्ड हुई है ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी, उसमें हमने वैसी कसम खाई है नेट जीरो एमिशन बाय 2050। फिर ग्रीन वोयज वाली बात है, इंडिया जब सागरमाला प्रोजेक्ट लगा के या मैरीटाइम इंडिया विजन पता है क्यों बना रहा है? वो इसीलिए बना रहा है ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो ग्रीन फ्यूल्स की तरफ बढ़े, ग्रीन पोर्ट्स बनाए, ग्रीन शिपिंग बनाए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये लॉन्च करा है PCAPS, पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज, ताकि वेदर फॉरकास्टिंग आर्कटिक और अंटार्कटिक की अच्छी हो जाए, ताकि इम्प्रूव हो जाए वेदर, वाटर राइज, क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन, आप डेवलप कर पाओ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। और ये कर कौन रहा है? वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम करता क्या है, इसमें एडवांस रिसर्च करता है सिस्टम का, वार्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा ये। अब एटमॉस्फेरिक रिवर की जहाँ तक बात आई, देखो एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती है? एटमॉस्फेरिक रिवर को हम फ्लाइंग रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लाइंग रिवर भी कहते हैं। लॉन्ग है, नैरो है, और ये समझो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर वेपर को ट्रॉपिक्स के बाहर बाहर। अब साइंटिस्ट ने वार्न कर दिया भाई कि जो इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक रिवर की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, इसी वजह से रेनफॉल इवेंट इतने ज़्यादा एक्सट्रीम है, वेदर इवेंट इतने ज़्यादा बदलते जा रहे हैं। कह रहे 2000 किलोमीटर लॉन्ग होता जा रहा है ये एवरेज जो आपका एटमॉस्फेरिक रिवर है, 3 किलोमीटर डीप होता जा रहा है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लाने के लिए ये पूरा सज्ज है, ये बहुत दिक्कत करता है ये। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज एटमॉस्फेरिक रिवर्स को ठीक करने के लिए कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेन इवेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को ये कह रहे हैं कि आप समझ लो 2100 तक माना जाता है कि पूरा इंटेंस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिवर्स, और ड्रॉट लाइक कंडीशंस करेगा जहाँ जहाँ इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कि इम्पैक्ट इंडिया पे पता है इसका क्या पड़ने वाला है? आप समझो 7 ऑफ इंडियाज़ 10 मोस्ट सिवियर फ्लड आएगी, समझो आप। 1985 से 2020 तक तो हम वैसे ही फेस कर चुके हैं। फिर फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वाटर वेपर बहुत बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिक्लाइन होगा स्नो का एल्बिडो, आइस कैप, स्नो मेल्टिंग बढ़ जाएगी, ये सारे गलत असर पड़ने वाले हैं।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ओशन के स्ट्रक्चर, जैसे कि अशोक है, चंद्रगुप्त है, कलापत्रु है, तो ये सारे के सारे याद रखना रिजेस हैं इंडियन ओशन की, जो कि IHO ने अप्रूव करे हैं और यूनेस्को का IOC के द्वारा। ये सारे के सारे साउथ वेस्ट इंडियन ब्रिज के तहत वहाँ पर हैं ये। और देखो ये कराया क्यों जा रहा है, देखो बेसिकली ये आपका इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका काम पता है, UN की बॉडी है, इसका काम होता है हाइड्रोग्राफी, नॉटिकल चार्टिंग को चेक करना। ऐसे ही इंडियन ओशनोग्राफी कमीशन भी यही काम कर रहा है, मरीन साइंसेस को पढ़ रहा है। ऐसे ही आपका ये जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट है ओशंस का। तो यहाँ पर ना हम देखो बेसिक, अगर आप देखोगे साइट्स तो देखो, आप देख लो यहाँ पर सारी की सारी साइट्स साउथ वेस्ट इंडियन ब्रिज पे ही है। अब ये बेसिकली ना देखो यहाँ पर अननेम्ड फीचर्स यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। किसी भी फीचर को नेम करने के लिए पहले आप देखते हो उसका करेक्टर, एक्सटेंट, पोजीशन वगैरह चेक करते हो। तो ये सारे के सारे काम जो है वो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो ये ध्यान रखना बस। इसके बाद जो लास्ट आपका जो टॉपिक है शॉर्ट्स का, वो है डीपेस्ट रॉक सैंपल फ्रॉम अर्थ मेंटल मिले हैं। देखो ये हो हमारा, आप जानते ही हो, कई बार ये डायग्राम आपने बनाया होगा, ज्योग्राफी के बच्चे तो बनाते ही रहते होंगे, वैसे भी हमें बनाना ही होता है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है ये, याद करो इसका पार्ट, ये कोर होता था मेंटल और ऊपर क्रस्ट होता था, याद आया। अब साइंटिस्ट को क्या मिला है, साइंटिस्ट को यहाँ पर अर्थ के मेंटल पे कुछ सैंपल मिले हैं रॉक के, बहुत डीप में जाके। कह रहा है जो जॉयडस US का जो वेसल है रेजोल्यूशन, उसने ड्रिल करके जो एटलांटिस मैसिव के नीचे से 1.2 किलोमीटर गया वो, और यानी कि इसने 201 मीटर आप समझो डेप्थ के नीचे जाके इसको मिला है। ये सिलिकेट के कुछ रॉक मिले हैं जो 80% अर्थ का वॉल्यूम कवर करते हैं, वो मिला है यहाँ पर। अब कह रहा देखो मेंटल रॉक तो इनएक्सेसिबल थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह की वजह से, और यहाँ पर वैसे भी टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत होती है तो इससे दूर ही रहते थे। कह रहा है लेकिन जो एटलांटिक मैसिव है ना, ये अंडर वाटर माउंटेन है यहाँ पर, आप मिड अटलांटिक रिंज के आसपास। अब ड्रिलिंग जब हुई तो पता चला भाई ये तो बड़ा सब ज़बरदस्त है, इंडिया तो फाउंडिंग पार्टनर ही है डिस्कवरी प्रोग्राम का। तो ड्रिलिंग बेसिकली सदर्न साइड में हुई, तो नियर द आपके जो भी हाइड्रोथर्मल लिस्ट थी उसके अंडर ही हुआ है। तो सैंपल में निकल कर आए 70% रॉक निकल कर आए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, देखो इससे हमें ये पता चला कि अपर मेंटल में क्या क्या पड़ा हुआ है, वहाँ पे कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे लाइफ है या नहीं है, और यहाँ पर क्या क्या और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कह रहा प्रीवियस डीलिंग में ना हमने बहुत डीप में नहीं गए थे तो हमें पता ही नहीं चला था। हीट लविंग बैक्टीरिया भी कुछ पाए जाते हैं, तो हमें इस बार के सैंपल्स में पता चला। तो इसका मतलब हमें अर्थ के और डेप्थ में जाके हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसीलिए हम ये सारे के सारे सैंपल्स कर रहे हैं। अब कल से गाइस हम करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक सोशल इश्यूज़, ठीक है। उससे पहले आप सीधा मूव करो अभी मेरे साथ और आ जाओ आप अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, MCQs की तरफ, और सॉल्व करो। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करो, फिर बाद में आंसर्स चेक करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू सिचुएशन विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, वो करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वाइज दे रखा है इंडियन ओशन सुनामी एंड ऑल से रिलेटेड। ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके करते रहो, और मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डाल रही हूँ अभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। तो देखो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, या इसको तो मैं वैसे भी शेयर कर दूँगी आपको, तो ये आपको करना है। ये इसके ऑप्शंस हैं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो कुछ, या एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या ये क्वेश्चन जो आपका 2022 के प्रीलिम्स में आया था 10th क्वेश्चन, ये दे रखा है। नीचे आपके आंसर्स हैं, तब करना जब आप ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कवर कर। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।